उसी समय एक भयानक हत्या का इरादा ठोस रूप ले चुका था और रुद्रा को अपनी जगह पर जकड़ लिया था। रुद्रा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी गर्दन पर कोई ठंडा ब्लेड दबा दिया गया हो। जब तक सफेद लबादा पहने आदमी चाहेगा, उसकी जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। आनंद, मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं किया। मेरी बहन ने मेरे अधीनस्थों को आदेश दिया था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रुद्रा पूरी तरह से भयभीत था क्योंकि उसने स्थिति को समझाने की कोशिश की थी। पसीने ने उसके वस्त्र को पूरी तरह से भिगो दिया था क्योंकि हत्या का इरादा बहुत भयानक था। यहां तक कि वह एक रक्त संघनन विशेषज्ञ इसे रोकने में असमर्थ था। उसे लगा जैसे वह एक छोटी चींटी थी जो पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पहरेदार तुम्हारी बहन के आदेश का पालन तुम्हारी अनुमति के बिना करेंगे? तुम जाहिर तौर पर जाने से पहले राघव के उस कांटे को हटाना चाहते थे। यह सौभाग्य की बात है कि राघव की मौत नहीं हुई, अन्यथा यह मामला वाकई तूल पकड़ लेता। अगर तुम्हारे पास 10 जिंदगियां भी होती तो भी तुम उन उच्च अधिकारियों के गुस्से को रोक नहीं पाते। सफेद लबादे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। रुद्रा ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सच था कि राघव की हत्या की योजना आरवी ने बनाई थी, लेकिन सफेद लबादा पहने उस आदमी की बात पूरी तरह से सही थी। उसने अपने निजी सुरक्षाकर्मी उसे दे दिए थे। उसे उम्मीद थी कि एक बार राघव मर जाए तो वह आरवी पर दोष मढ़ सकता है। अपनी पिल एडेप्ट स्थिति के साथ वह ठीक होनी चाहिए। नीलामी में आरवी से पहले ही बहुत सारा पैसा उधार ले लेने के कारण वह उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो गया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्त संघनन विशेषज्ञों का एक समूह विफल हो जाएगा और उनके केवल 3 सदस्य ही वापस लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से पूछ पाता कि क्या हुआ था, वह सफेद पोशाक वाला आदमी पहले ही आ चुका था। रुद्रा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। तुम्हारा काम छोटा है। अगर बड़ी साजिशें गलत साबित होती हैं तो तुम्हारी पूरी आर्य द्वीप भी सजा नहीं झेल पाएगी। तुम तो क्या, वापस जाओ और अपनी बेवकूफ बहन से कहो कि अगर उसने एक बार फिर ऐसा कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं खुद उसका सिर काट दूंगा। उस बूढ़े बिगड़ैल दीपेश ने कभी भी उसे अपनी नजरों में नहीं रखा। सफेद लबादे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, रुद्रा निश्चित रूप से अपनी बहन को ठीक से निर्देश देगा। मैं निश्चित रूप से कोई और परेशानी पैदा नहीं करूंगा। रुद्रा ने बार बार अपना सिर हिलाया। विक्रम ने पहले ही कहा है कि अगर उसकी पत्नी या बेटे के साथ कुछ अप्रत्याशित होता है तो वह अपनी सीमा चौकी छोड़ देगा और राजधानी में घुसने के लिए हत्या कर देगा। यही वह स्थिति है जिससे हम सबसे अधिक बचना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं? सफेद लबादा पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हम लगातार उसकी निचली रेखा का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन विक्रम हमें कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी पत्नी और बेटे की परवाह नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति है जो या तो कोई कार्रवाई नहीं करता या बिजली की तरह हमला करता है। वह तुम लोगों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन तुम बेवकूफ इसे समझने में भी सक्षम नहीं थे। आनंद, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आनंद के कौशल के साथ आप सीधे विक्रम को क्यों नहीं मार देते? रुद्रा ने पूछा। बेवकूफ, अगर मैं सच में खुले में कार्रवाई कर सकता तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी भी तुम लोगों की जरूरत होगी? इसके अलावा विक्रम एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी है। उसे मारना इतना आसान कैसे है? अगर मैं एक वॉर में सफल नहीं हुआ और इसकी खबर फैल गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सफेद लबादे वाले आदमी ने शाप दिया। रुद्रा को तुरंत अजीब लगा, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने बस आज्ञाकारी होकर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन राघव के प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही गई। आरवी की हरकतें दरअसल कुछ ऐसी ही थीं जो वह भी चाहता था, लेकिन चूंकि राघव की मौत नहीं हुई थी, इसलिए उसके अंदर का गुस्सा दबा ही रह सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 10 से ज्यादा ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ मिलकर भी उसे नहीं मार पाएंगे। इसके अलावा उसका नुकसान वाकई बहुत ज्यादा था। जब रुद्रा अपने कमरे में लौटा तो सफेद लबादा पहने उस आदमी ने आह भरी। उसके लिए इतना आसान मिशन पाना मुश्किल था।
लेकिन शायद यह उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। वह अभी इतना क्रोधित था कि उसने रुद्रा को लगभग मार ही डाला था, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। यह योजना कई सालों से चल रही थी। वास्तव में वह मूल रूप से यहां किसी और के द्वारा किए गए अंतिम मुनाफे को काटने के लिए आया था। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि उसे लगा कि उसके आसपास के सभी लोग पूरी तरह से मूर्ख हैं, जिससे वह क्रोधित हो गया। उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था और उसे बाहर निकालने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। वह खुद को सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसे आर्यद्वीप के साथ मिलकर काम करना पड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। यदि तुम सचमुच मेरी योजनाओं को बर्बाद करोगे तो तुम सब यही मर सकते हो। जब तक राघव घर लौटा तब तक रात काफी हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने शेरा को ध्यान से देखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आभा बहुत ही छिपी हुई थी। शेरा के सामने होने के बावजूद भी उसके अस्तित्व को महसूस करना मुश्किल था। मैं एक विशेष साधना तकनीक का प्रशिक्षण लेता हूं जो मेरी आभा को छिपाने की क्षमता को बढ़ाती है। यंग गुरु को यह अजीब नहीं समझना चाहिए। हालांकि वह विनम्र था, फिर भी अंदर से वह थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी आभा छिपाने की तकनीक पर पूरा भरोसा था। राघव ने सिर हिलाया। शेरा वास्तव में इस काम में बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने उस समय तक उसका जरा सा भी निशान नहीं देखा था। आज जब उसकी तलवार टूट गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह खतरे में है, शेरा ने अपनी आभा बिखेर दी थी। अन्यथा वह अभी भी उस पर ध्यान नहीं देता। उस समय वह स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने वाला था। इसके अलावा राघव ने उस समय किसी भी शत्रुता को महसूस नहीं किया था, इसलिए वह जानता था कि चेन फी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कारण था कि राघव ने पहले अनुमान लगाया था कि शेरा के मन में उसके खिलाफ कोई बुरी मंशा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने फिर भी जहर की गोली का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। वर्तमान शर्मा परिवार बहुत ही अस्थिर स्थिति में था। किसी भी समय यह पलट सकता था। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने शर्मा परिवार के लोगों के जीवन को दांव पर लगाने से इनकार कर दिया। मेरे पिता के यहाँ क्या हाल है? गहरी सांस लेते हुए राघव ने मुद्दे की बात कही। वह अपने पिता के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। इतना समय बीत चुका था कि पिता की यादें भी धुंधली हो गई थीं, लेकिन बचपन से पिता का प्यार अभी भी उसके दिल में गहराई से दबा हुआ था। तुम्हारे पिता सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बर्बर जनजातियों के साथ लड़ाई बहुत तीव्र हो गई है। राजधानी से सुदृढ़ीकरण की कमी का उल्लेख नहीं करना है। 50,000 सैनिकों की उनकी मूल सेना केवल 20,000 तक सिमट गई है। सौभाग्य से आसपास के आम लोग तुम्हारे पिता की उदारता की परवाह करते हैं। उन्हें सेना के साथ साथ सेना के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए महिलाओं और बेटों को भेजते हैं। अगर वे नहीं होते तो हम बहुत पहले ही दृढ़ रहने में असमर्थ हो गए होते। उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुना जा सकता था। विक्रम के प्रति राजधानी का रवैया वाकई एक कड़वी निराशा थी। अगर उन्होंने कई आम लोगों की उत्साही निगाहें नहीं देखी होती तो वे पहले ही चले गए होते। बर्बर जनजातियां वास्तव में कई अलग अलग जनजातियां थीं। उन्हें सामान्य समूह शब्द के रूप में बर्बर जनजातियों के रूप में एक साथ समूहीकृत किया गया था। जंगली जंगल में जन्मे उन्हें अपने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए क्रूर तरीकों का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने शिकार किया और अपना भोजन इकट्ठा किया, बस मुश्किल से जीवित रहने में कामयाब रहे। लेकिन उस कठोर वातावरण ने वास्तव में उन्हें कठोर बना दिया और उनकी अधिकांश आबादी एक साधारण आम आदमी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। जैसे जैसे वे मजबूत होते गए, वे स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगे और फैलते गए और अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करते गए। अंत में उन्होंने फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सीमा को अपनी समृद्ध भूमि और उपज के साथ पाया। इस जगह को लूटना शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान था। उन्हें बर्बर जनजातियां इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वे आम लोगों से बहुत अलग तरीके से अपना जीवन जीते थे। पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर एक साथ सोता था।
वे पीढ़ी या लिंग की परवाह किए बिना संभोग भी करते थे। यह निश्चित रूप से दूसरों को अराजक लगता था। अपनी जनजाति के अलावा अन्य जनजातियां सिर्फ शिकार थीं। जनजातियां अन्य जनजातियों पर अंधाधुंध हमला करती थीं, और अगर वे फीनिक्स क्राई के आम लोगों को पकड़ लेते तो पुरुषों को मार दिया जाता और उन्हें भोजन के रूप में रख लिया जाता, जबकि महिलाओं को सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता और फिर भोजन के लिए मार दिया जाता। फीनिक्स क्राई के आम लोग उनसे नफरत करते थे और उनसे डरते भी थे। समय बीतने के साथ बर्बर जनजातियों ने और अधिक लूटपाट की, और जब यह एक चौंकाने वाली स्थिति तक पहुंच गया, तब साम्राज्य ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुर्भाग्य से बर्बर जनजातियों की आबादी वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। वे हवा की तरह यात्रा करते थे, एक रात गायब हो जाते थे और एक बिल्कुल नई जगह पर प्रकट होते थे। वे फीनिक्स क्राई के आम लोगों की तरह नहीं थे, जिन्होंने अपने निवास स्थान निर्धारित कर लिए थे। उनके घोंसले को खोजना मूल रूप से असंभव था, और इसलिए फीनिक्स क्राई की सेना केवल बचाव पर ही रह सकती थी। लेकिन एक बार जब विक्रम को सीमा पर भेजा गया, तो उसने बार बार बर्बर जनजातियों पर छिपकर हमले किए, जिससे नदियां उनके खून से लाल हो गईं। इससे बर्बर जनजातियां भयभीत हो गईं, जबकि सीमा के पास के आम लोग राहत की सांस ले पाए और शांति से रह पाए। इस तरह विक्रम आम लोगों की नजर में एक सेनापति बन गया। विक्रम की सेना बर्बर जनजातियों के साथ लड़ रही थी। लगातार छापे के कारण उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सुदृढ़ीकरण के बिना सेना के सैनिक जल्दी ही कम हो गए। यह सब देखकर आसपास के आम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद की और उसका समर्थन किया। अगर उनके पास ज्यादा लोग थे तो उन्होंने अपने बेटों को सेना में भर्ती होने के लिए भेज दिया। अगर उनके पास ज्यादा पैसे थे तो उन्होंने खाना भेजा। जो कुछ भी वे खरीद सकते थे उसे सीमा दमन सेना को भेज दिया। हालांकि उस तरह की आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। जब सेना लड़ नहीं रही होती थी तो वे हमेशा आम लोगों की खेती में मदद करने जाते थे, जो उनकी अपनी आपूर्ति बढ़ाने का एक तरीका भी था। तो सीमा पर रहने वाले आम लोग और सेना के लोग अब मूल रूप से एक ही परिवार थे। उनकी आंखों को याद करते हुए जो आशा और उम्मीद से भरी थी, शेरा की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। भले ही उन्हें मरना पड़े, लेकिन वे निश्चित रूप से उन आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। शेरा ने यह सब राघव को बताया, जिससे उसे आखिरकार अपने पिता की गुप्त परेशानियों का पता चल गया। एक तरफ उसकी पत्नी और बेटा थे, जबकि दूसरी तरफ लाखों मासूम आम लोगों की जिंदगी थी। अगर वह राघव होता तो उसे भी चुनने में मुश्किल होती। उसके पिता के खिलाफ जो शिकायत थी वह गायब हो गई और उसके दिल में गर्व भर गया। एक बहादुर विशेषज्ञ जो साम्राज्य के लोगों के लिए लड़ता है, वह एक सच्चा नायक था। शेरा, जहां मेरे पिता हैं वहां वापस जाओ। राघव ने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि वह वापस आ जाए। शेरा के चेहरे के भाव बदल गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। शेरा ने समझाया, मेरे यहाँ आने से ठीक पहले आपके पिता ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे चाहे कुछ भी हो, उनकी पत्नी और बेटे की रक्षा के लिए यहाँ रहना होगा, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी। राघव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आप एक दिवंगत रक्त संघनन विशेषज्ञ हैं, लेकिन अब आप मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। तथ्य यह है कि जब मैं मार्शल एरेना में घायल हुआ था, तब आपने मेरी मदद नहीं की थी। इसका मतलब है कि आप बेहद आशंकित हैं और मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं मौत का सामना करूंगा। लेकिन उस समय भले ही आपने मदद की हो, आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या मैं सही हूं? शेरा काफी देर तक चुप रहा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि राघव की बातें बिल्कुल सच थीं और वह उनका खंडन नहीं कर सकता था। राजधानी में एकमात्र व्यक्ति जो आपको इतना आशंकित महसूस करा सकता है वह राजेश ही हो सकता है, सही है? राघव ने पूछा। शेरा ने आह भरी और सिर हिलाया। सही। तुम्हारे पिता ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि मैं राजेश को अपनी ओर ध्यान न देने दूं, अन्यथा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारे पिता की उम्मीदों को धोखा देने से डरता हूं।
इसीलिए तुम्हारे इतने परेशान होने के बावजूद मैं सिर्फ अपना हाथ रोके रख सका। मुझे सच में खेद है। क्या मेरे पिता की राजेश से दुश्मनी है? शेरा ने हंसते हुए कहा, राजेश की उंगली आपके पिता ने काट दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि राजेश मुझे निशाना बनाएगा। पिता वाकई क्रूर हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पिता ने एक उंगली काट ली, जबकि मैंने उन्हें अपना सारा पैसा गंवाने पर मजबूर कर दिया। आप पहली बार राजधानी कब आए थे? राघव ने पूछा। 3 साल पहले। और मेरे पिता के पास आपके स्तर के कितने विशेषज्ञ हैं? मूल रूप से इनकी संख्या 7 थी, लेकिन कई वर्षों की लड़ाई के बाद उनमें से एक की मृत्यु हो गई, इसलिए अब इनकी संख्या केवल 6 ही बची है। आप किस स्वर्ग स्तर पर पहुंच गए हैं? रक्त संघनन का 9वां स्वर्ग चरण। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अगली बाधा को पार करने में कभी सक्षम नहीं रहा। शेरा ने आह भरी। वह पहले से ही 37 साल का था। अगर वह 40 की उम्र तक भी इसे पार करने में सक्षम नहीं हुआ, तो उसके लिए अपने जीवन के बाकी समय में ऐसा करना असंभव होगा। राघव को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि शेरा अपनी आभा को छिपाने में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी भौहों के बीच से रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा निकल आई थी। यह रक्त के अपने सबसे सघन रूप में संघनित होने का स्पष्ट संकेत था। दूसरे शब्दों में, शेरा को रक्त संघनन के चरम पर होना था। दुर्भाग्य से वह अगली बाधा को तोड़ने में असमर्थ था। रक्त संघनन क्षेत्र को तोड़कर टेंडन परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। फीनिक्स क्राई में हजारों रक्त संघनन विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल 3 टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ थे। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसके कारण उसके सामने खड़ा हर कोई निराश हो जाता था। शेरा, मैं आज रात कुछ गोलियां तैयार करूंगा, उन्हें मेरे पिता के पास ले आओ। राघव लगभग खुद से ही बात कर रहा था। यंग स्वामी, यह। राघव ने उसे रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। हालांकि आपकी आभा छिपाने की तकनीकें बहुत बढ़िया हैं, जिससे आप राजेश की इंद्रियों से भी छिप सकते हैं, लेकिन फीनिक्स क्राई की पूरी राजधानी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसका मतलब है कि पूरा साम्राज्य जल्द ही पलट जाएगा। आप रहें या न रहें, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा शर्मा परिवार वाकई उस अंतिम बिंदु पर पहुंच गया जहां आप आखिरकार कार्रवाई करेंगे, तो क्या आपको वाकई लगता है कि आप सिर्फ अपनी ताकत से उस ज्वार से लड़ पाएंगे? शेरा ने कहा, मैं तुम्हें जीवित बाहर निकाल सकता हूं। राघव का चेहरा काला पड़ गया। और मेरी मां का क्या हुआ? शेरा तुरंत अवाक रह गया। उसकी आभा छिपाने की तकनीकें शक्तिशाली थीं, लेकिन जब बात भागने की तकनीक की आती थी, तो वह वास्तव में उससे भी अधिक शक्तिशाली था। उसे पूरा भरोसा था कि भले ही राजेश उसका प्रतिद्वंद्वी हो, फिर भी उसके पास राघव को बचाने का 80% मौका होगा। लेकिन जब बात राघव की मां की आई, तो वह वास्तव में जवाब देने में असमर्थ था। वह ज्यादा से ज्यादा एक अतिरिक्त व्यक्ति को साथ ला सकता था। दूसरे शब्दों में, उसकी मां को बलिदान देना होगा। माफ कीजिए यंग गुरु, लेकिन ये मेरे गुरु के आदेश हैं, मुझे उनका पालन करना होगा। शेरा ने अपना सिर हिलाया। राघव चौंकने और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके पिता ने वास्तव में उसे उस स्थिति में बचाने के लिए उसकी मां की बलि देने का फैसला किया था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि वे उसे बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन वह इसे स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। गहरी सांस लेते हुए राघव ने अपने गुस्से को दबाया और ठंडे स्वर में कहा, शेरा, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। किसी मूर्खतापूर्ण आदेश के लिए मुझे और मेरी मां को चोट मत पहुंचाओ। मैं अभी कुछ औषधीय सामग्री लेने के लिए कीमियागर संघ जा रहा हूं। मैं पूरी रात शोधन में बिताऊंगा और तुम उन्हें मेरे पिता के पास ले जाओगे। मुझे और मेरी मां को बचाने के बारे में बात भी मत करो। अगर मैं अभी तुम्हारी जान चाहता तो यह धूल उड़ाने जितना आसान होता। अभी मेरे पास शर्मा परिवार की अस्थायी रूप से रक्षा करने की ताकत है, लेकिन घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और मुझे तुरंत अपने पिता की मदद की जरूरत है। इसलिए अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूं। मेरी बात सुनो और मेरे पिता के पास लौट जाओ, या यहां मर जाओ। अधिक मार्ग के बिना
जड़ तुम्हें अनिवार्य रूप से मार देगा। शेरा की अभिव्यक्ति हरे और सफेद रंग के मिश्रण में बदल गई। वह आसानी से राघव के शब्दों में क्रोध को सुन सकता था। वह अपने भीतर विक्रम की छवि देख सकता था। उसे यकीन था कि अगर उसने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो राघव वास्तव में उसकी जान ले लेगा। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन ऐसी बेमतलब मौत वाकई इसके लायक नहीं थी। वैसे भी यह शर्मा परिवार का मामला था। वह केवल कड़वी मुस्कान और सहमति ही दे सकता था। बेशक अंदर ही अंदर वह बेहद दुखी था। एक बार जब विक्रम वापस आ गया तो उसका सामना कैसे करेगा? राघव सीधे कीमियागर संघ के पास गया। अब जब उसके पास नीलामी से इतना पैसा आ गया था तो उसे अब उधार पर औषधीय सामग्री खरीदने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब संघ में आना निश्चित रूप से एक स्मार्ट निर्णय था, क्योंकि उनके पास उसकी जरूरत की सभी औषधीय सामग्री मौजूद थी। शेरा को रक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हुए राघव ने सीधे भट्टी को गर्म करने के लिए अपनी लौ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बार वह जिस गोली को परिष्कृत कर रहा था उसे ब्रेकिंग बैरियर पिल कहा जाता था। यह एक अत्यंत साधारण द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली थी जो अवरोधों को तोड़ने की संभावना को बढ़ा सकती थी। लेकिन राघव जिस औषधीय फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा था वह वैद्यराज की यादों से आया था। इसमें वही औषधीय तत्व इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उन्हें अलग अलग अनुपात में मिलाने से इसका असर बिल्कुल अलग था। इसके अलावा राघव ने ड्रैगन बोन ग्रास भी मिलाया था। इस तरह के तीव्र औषधीय तत्व गोली की औषधीय ऊर्जा को बढ़ा देते थे। यह अब कोई साधारण ब्रेकिंग बैरियर गोली नहीं थी। इस ब्रेकिंग बैरियर पिल का इस्तेमाल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे पर हमला करने के लिए किया गया था। निम्न श्रेणी की ब्रेकिंग बैरियर पिल लोगों को आगे बढ़ने का 10% अतिरिक्त मौका दे सकती है, लेकिन राघव जिस गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था वह उच्च गुणवत्ता वाली गोली थी और साधकों को सफलता प्राप्त करने का 30% अतिरिक्त मौका दे सकती थी। अगर यह बात दूसरों को पता चल गई तो यह निश्चित रूप से वर्तमान दुनिया को हिलाकर रख देगी। ऐसी औषधीय गोली नीलामी में मिलने वाली मांस की हड्डी को फिर से भरने वाली गोली से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। असल में उस मांस की हड्डी को फिर से भरने वाली गोली में एक बड़ी खामी थी। हालांकि राघव ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। यदि किसी साधारण व्यक्ति का अंग कट जाए तो वह बिना किसी परेशानी के नया अंग विकसित कर सकता है, लेकिन अगर कोई साधक इसे ले लेता है तो वे इसे ठीक करने के लिए अपनी आत्मा की जड़ की सच्ची आध्यात्मिक मूल ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इससे उनकी चरम क्षमता कम हो जाएगी। उस समय राघव ने प्रवीण की बांह काट दी थी और उसने बिना किसी परेशानी के उसे ठीक कर दिया था। लेकिन बाद में जब सरोजिनी ने रोहित को बुलाया, खैर किसी भी मामले में साहसी लोगों को इस तरह से कट जाने का लगातार खतरा था, और ऐसा नहीं था कि रोहित वैसे भी सरोजिनी के आकर्षण का विरोध कर सकता था। धमाका! औषधीय भट्टी हिल गई। उसे खोलने पर 3 गोल औषधीय गोलियां दिखाई दी। उनसे एक हल्की सी चमक निकली जिससे थका हुआ राघव मुस्कुराने लगा। ये गोलियों की उसकी तीसरी भट्टी थी। पहली बार वह 3 गोलियां परिष्कृत करने में सफल रहा था, लेकिन दूसरी बार वह बस एक पल के लिए थोड़ा विचलित हो गया था, जिससे विस्फोट हो गया। गोलियों की भट्टी नष्ट होने से बाल बाल बच गई, हालांकि सामग्री राख में बदल गई थी। गोलियों को परिष्कृत करना भी ऐसा ही था। थोड़ी सी भी असावधानी आसानी से विफलता का कारण बन सकती थी। गोलियों के देवता की सभी तकनीकों के बावजूद कुछ विफलताओं से बचना असंभव होगा। उसका लक्ष्य 2 भट्टियों के बराबर गोलियां परिष्कृत करना था। अब जबकि वह एक बार असफल हो चुका था, उसके पास थकावट के बावजूद तीसरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रेकिंग बैरियर पिल, जिसमें ड्रैगन बोन ग्रास मिलाया गया था, को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। राघव की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद वह अभी भी पूरी तरह से थका हुआ था। लेकिन 6 औषधीय गोलियों को देखकर उसे लगा कि इतनी थकान के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकता। उसने उन्हें एक पत्र के साथ हैरान शेरा को सौंप दिया। शेरा भोर होने से पहले ही चला गया।
राघव ने खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए एक छोटी सी झपकी ली। जागने पर उसे एहसास हुआ कि वह बहुत आजाद और कम चिंतित महसूस कर रहा है। उसके पिता का मामला हमेशा से ही उसके मन में एक बड़ी चट्टान की तरह दबा रहा था। अब जब उसे अपने पिता की स्थिति के बारे में पता चला तो वह उत्सुकता से भर गया। एकमात्र बात जो उसे परेशान कर रही थी वह यह थी कि शेरा को पता नहीं था कि उसके पिता को कौन निशाना बना रहा था। विक्रम ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। अब जब उसे अपने पिता के बारे में खबर मिल गई थी तो वह लड़ने के जोश से भर गया था। बिस्तर से उठकर उसने लिटिल स्नो को अपने सामने रख दिया। लिटिल स्नो को राघव ने स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ नाम देने का फैसला किया था। लिटिल स्नो की आंखें अभी भी हमेशा के लिए बंद थीं और वह रो रहा था और परेशान था। राघव ने थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगली पर काट लिया, जिससे खून की एक बूंद निकल गई। उसने खून लिटिल स्नो के मुंह में टपका दिया। जब लिटिल स्नो ने खून की वह बूंद निगल ली तो उसकी बंद आंखें आखिरकार धीरे धीरे खुली। उसने उत्सुकता से राघव की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर लाल बालों का छोटा सा गुच्छा अवर्णनीय रूप से प्यारा था। ज्यादातर जादुई जानवरों के लिए उनके द्वारा छके गए पहले खून का स्वाद हमेशा याद रहेगा। उस खून का मालिक तब उनका परिवार बन जाएगा। बेशक ठंडे खून वाले जादुई जानवरों को इससे छूट दी गई थी। उनके लिए अलग अलग तकनीकें थीं। जैसे ही लिटिल स्नो ने अपनी आंखें खोलीं, वह धीरे धीरे राघव की ओर रेंगने लगा। उसकी चाल बहुत अस्थिर थी और वह किसी भी क्षण ठोकर खाकर गिर सकता था, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर रेंगता रहा। राघव ने जब उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह लिटिल स्नो की आत्मा के भीतर की तड़प को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जैसे ही लिटिल स्नो ने राघव को मंजूरी दी, राघव को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आरोही द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीकों का उपयोग करना था। इससे लिटिल स्नो की आत्मा पर एक तरह की गुलामी की छाप पड़ जाएगी, ताकि वह उसे कभी धोखा न दे सके। लेकिन राघव गुलाम छाप का इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहा था। वह इस छोटे से लड़के को गुलाम बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह सोचते सोचते अचानक उसे लगा कि उसका चेहरा गीला हो गया है। वह छोटा सा बच्चा उसकी गोद में आकर बैठ गया था और बड़े उत्साह से उसका चेहरा धो रहा था। राघव ने हंसते हुए छोटे लड़के को गले लगा लिया। वह लिटिल स्नो को शर्मा एस्टेट से बाहर शहर के बाहरी इलाके में ले आया। अब जब छोटे लड़के ने अपनी आंखें खोल ली थीं, तो उसे खुद को संयमित करने का समय आ गया था। जादुई जानवरों में बहुत ही दृढ़ जीवन शक्ति होती है। जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, वे अनिवार्य रूप से अपना भोजन खोजने और खाने में सक्षम होते हैं। उन्हें अब उस पोषक द्रव की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी उन्हें शावक के रूप में आवश्यकता थी। उसे शहर से बाहर लाना लिटिल स्नो के परिपक्व होने का सबसे तेज तरीका था। लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसे अभी भी किसी खास व्यक्ति को ढूंढना था। सिर्फ 1 घंटे में राघव एक बड़े चरागाह पर पहुंच गया। अचानक एक बहुत बड़ी गर्जना हुई और पूरी धरती उसके साथ कांप उठी। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दक्षिणी दर्रा राजधानी से लगभग 1000 मील दक्षिण पश्चिम में था। यह तीखे पहाड़ों और चट्टानों के बीच एक संकरा दर्रा था जो आर्य द्वीप की सीमा का प्रतिनिधित्व करता था। पर्वत श्रृंखला के भीतर आसमान को छूने वाले विशाल पेड़ और अनगिनत जंगली जानवर थे। जादुई जानवर भी कभी कभी वहां घूमते थे। यह एक जंगली भूमि थी जहां मानव निवास का कोई संकेत नहीं था। दक्षिणी दर्रे में एक पहाड़ी घाटी थी जिसके दोनों ओर ऊंची खड़ी चट्टानें थीं। आर्य द्वीप तक पहुंचने के लिए पहाड़ी घाटी को पार करना पड़ता था। पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक सुनसान तालाब था। राघव एक चट्टान पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके शरीर के भीतर से एक और दबी हुई आवाज के साथ 12वां चक्रवात पैदा हुआ। शुरू में 3 मीटर चौड़ा चक्रवात अचानक बढ़कर 30 मीटर का हो गया। इससे वह सचमुच स्तब्ध हो गया। अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन साधकों के लिए उनके चक्रवात केवल मुट्ठी के आकार के थे। उनमें से कुछ के चक्रवात
1 फुट चौड़े हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चक्रवात 2 फुट लंबा होता तो वह उसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में योग्य बनाता, लेकिन राघव के चक्रवात पहले ही अतुलनीय आकार तक पहुंच चुके थे। चक्रवातों का आकार तय करता था कि आप कितनी जल्दी स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब आप रक्त संघनन में आगे बढ़ जाते हैं तब भी आपके चक्रवात बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके चक्रवात आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का आपका अंतिम तरीका थे। आमतौर पर आप अपने चक्रवातों को बड़ा होते देखकर बेहद खुश होंगे, लेकिन जब वे इतने बड़े हो जाएं कि कल्पना करना भी मुश्किल हो जाए तो यह स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला और डरावना होगा। राघव ने अपने डेनटियन के अंदर देखा। 12 चक्रवात विशाल मुंह के समूह की तरह थे जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बड़े चाव से खा रहे थे। इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा राजधानी की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। राघव ने बस कुछ ही दिनों में इसे तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के बारे में अधिक से अधिक चिंतित और अनिश्चित होता जा रहा था। बस इसका अंत कब होगा? चक्रवातों का आकार अब पूरी तरह से चौंकाने वाला था। जैसे ही राघव इन बातों पर विचार कर रहा था, एक बर्फ सा सफेद छोटा सा साथी उस विशाल चट्टान पर कूद पड़ा जिस पर वह खड़ा था और उसके गले लग गया। उस प्यारे से साथी को देखकर राघव ने तुरंत अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दी और उसे उठा लिया। आरोही ने राघव को जादुई जानवरों को पालना सिखाया था। पिछले 2 दिनों में राघव ने कई जंगली तीतरों को पकड़ा था और उनके खून का इस्तेमाल लिटिल स्नो को पोषण देने के लिए किया था। राघव को आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाने का कारण यह था कि जादुई जानवर वास्तव में जादुई जानवर थे। जैसे ही लिटिल स्नो ने उनका खून पी लिया, वह तुरंत मजबूत होना शुरू हो गया। अब वह चलते समय लड़खड़ाता नहीं था। उसके लिए सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि लिटिल स्नो के पास कोई दांत न होने के बावजूद उसने वास्तव में तीतर को कसकर काट लिया था। मांस का एक टुकड़ा नोचकर एक ही घूंट में निगल लिया था। लेकिन लिटिल स्नो का गला पर्याप्त चौड़ा नहीं था और खाना उसमें फंस गया। छोटा लड़का घबराहट में इधर उधर लुढ़कने लगा। राघव डर गया और उसने जल्दी से उसके गले से खाना बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस छोटे से जीव ने सहज प्रवृत्ति के आधार पर कार्य किया और तुरंत ही उसने और अधिक मांस नोचना शुरू कर दिया। राघव इस मामले में असहाय था और वह तीतर को केवल छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ सका। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि राघव की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लिटिल स्नो मूल रूप से एक हाथ से थोड़ा ही बड़ा था, लेकिन वह वास्तव में आधे तीतर को खाने में कामयाब रहा, जो आकार में उससे लगभग 2 गुना था। उस तीतर के आधे हिस्से के बाद भी लिटिल स्नो का पेट केवल थोड़ा बढ़ा। फिर वह राघव के बगल में रेंगता रहा और एक लंबी झपकी ली। झपकी के बाद उसने वास्तव में फिर से खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह 1 फुट लंबा हो गया था। उसके 4 नए दांत भी उग आए थे। हालांकि वे अभी भी बहुत छोटे थे, लेकिन लिटिल स्नो में अब भी इतनी ताकत थी कि वह अपना खाना खुद ही फाड़ सकता था। वह छोटा लड़का वास्तव में बहुत ही उग्र दिखाई देता था, लेकिन वह राघव से बहुत स्नेही था। थक जाने पर वह राघव की बाहों में घुस जाता और सो जाता। कभी कभी तो वह राघव का चेहरा चाट भी लेता। दुर्भाग्य से अब राघव वास्तव में अपना चेहरा धोने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता था। अब जब लिटिल स्नो ने मांस खाना शुरू कर दिया था तो गंध थोड़ी ज्यादा तेज थी। राघव ने धीरे से लिटिल स्नो को सहलाया। जब भी वह उस छोटे से बच्चे को देखता तो उसे सीमा की खूबसूरत छवि याद आती। उसके दिल में आग जल उठती। धमाका! राघव ने देखा कि कुछ मील दूर जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। उसी समय धरती हिला देने वाली गर्जना हुई। राघव ने अपना सिर हिलाया और लिटिल स्नो को पकड़े हुए वहां पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि जंगल में अब सैकड़ों मीटर चौड़ा एक क्षेत्र पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इस क्षेत्र के सभी पेड़ टूटकर कुचल दिए गए थे। उस अव्यवस्थित क्षेत्र के मध्य में एक विशालकाय आकृति थी।
जो 3 मीटर लंबे विशालकाय जंगली बैल को पकड़े हुए थी। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शिकार करते समय थोड़ा कौशल इस्तेमाल करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करो। राघव ने असहाय होकर सिद्धार्थ की ओर देखा। हे भाई शर्मा, मुझे आपकी कही हुई बातें तब तक याद रहीं जब तक मैंने अपना शिकार नहीं देखा। सिद्धार्थ ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। उस विशालकाय बैल को देखकर, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सिद्धार्थ की ताकत अंतहीन लगती थी। वह मानव रूप में एक भयानक जादुई जानवर की तरह था, लेकिन ऐसा लगता था कि जब कुशल तकनीकों का उपयोग करने की बात आती थी तो उसके पास बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं थी। अपने रास्ते में खुद को पूर्ण रखने के लिए सिद्धार्थ ने पहले ही 4 जादुई जानवरों को मार डाला था। हालांकि यह सैवेज बुल सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था, फिर भी इसकी ताकत चौंकाने वाली थी। एक साधारण रक्त संघनन साधक जरूरी नहीं कि इसका मुकाबला कर सके, लेकिन सिद्धार्थ के सामने वह मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, जबकि उसमें प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। सिद्धार्थ की पसंदीदा लड़ाई का तरीका था अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से परास्त करने के लिए सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। इससे राघव को काफी परेशानी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वह जादुई जानवर था। वह सहज रूप से हमला करना पसंद करता था। जब वह लड़ाई नहीं करता था तो उसे सब कुछ याद रहता था, लेकिन जैसे ही वह लड़ाई में शामिल होता, उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता। ठीक है, चलो अब इस बैल को संभालते हैं। मैं इसकी खाल उतार दूंगा और इसके अंदरूनी हिस्से को दफना दूंगा। राघव ने एक तेज चाकू निकाला और बैल की खाल उतारना शुरू कर दिया। इस तरह का सावधानी पूर्वक काम करने के लिए उसने सिद्धार्थ से कहने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद अगर उसे बैल को कुचलकर चूर्ण बनाना होता तो वह सिद्धार्थ से यह काम करवा सकता था। जादुई जानवर के खून की गंध बहुत दूर तक फैल सकती है। भले ही वह 100 मील दूर हो, दूसरे जादुई जानवर उसे सूंघ सकते हैं। उसकी आंतें और खाल निकालने के बाद सिद्धार्थ मांस को वापस कैंप में ले आया। राघव ने जो शिविर स्थान चुना था वह झरने के पीछे था। वहां एक प्राकृतिक गुफा थी, एक तैयार आश्रय। इसके अलावा बहता झरना उनकी गंध को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे अन्य जादुई जानवरों के लिए उन्हें नोटिस करना अधिक कठिन हो जाएगा। हालांकि वे आम जादुई जानवरों से नहीं डरते थे, लेकिन छिपकर हमला करना भी बहुत परेशानी भरा था। अगर यह कोई जहरीला जादुई जानवर होता तो यह जानलेवा खतरा होता। गुफा बहुत चौड़ी थी। राघव ने आग जलाई और बैल को आग पर रखकर भून दिया। 2 घंटे से भी कम समय में गुफा में एक सुगंधित गंध भर गई। जब लिटिल स्नो को इसकी गंध आई और उसने विशाल बैल को देखा तो वह राघव के आलिंगन से छूटने के लिए संघर्ष किया और सीधे उस पर हमला कर दिया। राघव चौंक गया और जल्दी से उसे पकड़ लिया। अगर वह थोड़ा और धीरे होता तो लिटिल स्नो पहले ही आग में कूद चुका होता। यद्यपि इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु उसका बर्फ जैसा सफेद फर पूरी तरह झुलस जाएगा। परेशानी मत करो। राघव ने लिटिल स्नो के प्रति गुस्से वाला भाव प्रदर्शित किया। ऐसा लग रहा था कि छोटा लड़का राघव के गुस्से को भांप गया था और तुरंत ही ज्यादा आज्ञाकारी बन गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जमीन में घूर रही थीं और उसने राघव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। हालांकि राघव ने उस पर गुलाम वाली छाप नहीं छोड़ी थी, लेकिन आरोही द्वारा बताई गई कुछ तकनीकों का उपयोग करके जो उसने उससे संवाद करने और जोड़ने के लिए की थीं, वह अभी भी अपनी मनस्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम था। लेकिन अगर उस पर गुलामी की छाप लगी होती तो वह उसे सिर्फ एक विचार से मरवा सकता था। वह कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं कर पाता, या उसके मन में उसके साथ विश्वासघात करने का कोई विचार भी नहीं आता। राघव ने उस छोटे से साथी के साथ गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक साथी और साथी की तरह व्यवहार किया। आखिरकार वर्तमान स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ एक बच्चे की तरह ही था, इसलिए उसे अभी भी यह पता लगाने के लिए राघव की मदद की जरूरत थी कि उसे क्या नहीं करना चाहिए।
लिटिल स्नो ने ऊपर देखा और पाया कि राघव का चेहरा अभी भी उदास था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और राघव की ठोड़ी को आगे पीछे रगड़ना शुरू कर दिया, मानो वह उसे सहला रहा हो। राघव मन ही मन हंसना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने सहन किया। अगर उसने इसे ऐसे ही खत्म होने दिया तो अगली बार लिटिल स्नो और भी ज्यादा दुस्साहसी हो जाएगा। उसे सबक सिखाना ही था। छोटे लड़के ने उसे बहुत देर तक रगड़ा। यह देखकर कि राघव का चेहरा अभी भी काला था, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और रोने लगा। राघव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वे वाकई आंसू थे। उसकी नाक से कई बार छींक भी आई, मानो वह सिसकियों से घुट गया हो। ठीक है, अगली बार ऐसा मत करना, यह खतरनाक है और तुम्हें चोट पहुंचाएगा, समझे? राघव ने कड़वी मुस्कान दी और धीरे से लिटिल स्नो के सिर को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे लड़के ने राघव का मतलब समझ लिया हो, और एक बार फिर उसने अपने छोटे से सिर से राघव की ठुड्डी को सहलाना शुरू कर दिया। राघव ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे भी इस आदमी की चिंता करनी होगी। उस तरफ देखते हुए जहां सिद्धार्थ अभी लार टपका रहा था, उसे लगा कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने वाला है। जब यह पूरी तरह पक गया तो राघव ने एक बड़ा टुकड़ा काटा और लिटिल स्नो को दे दिया। छोटे बच्चे को पिसा हुआ मांस खाना पसंद नहीं था और वह फटे हुए टुकड़े ही खाना पसंद करता था। राघव ने सिर्फ कई किलो मांस काटा, बाकी सारा मांस सिद्धार्थ को दे दिया गया, क्योंकि सिद्धार्थ का पेट एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था जो कभी नहीं भरेगा। हालांकि उसे सिद्धार्थ की भूख के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसे कई टन वजनी जंगली बैल को एक पल में चूसते हुए देखकर उसे कुछ झटका लगा। जमीन पर पड़ी हड्डियों से सिद्धार्थ को देखते हुए, जो अभी भी खाना जारी रखना चाहता था, राघव को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सिद्धार्थ के अनुसार जादुई जानवरों का मांस उन्हें असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगता था और खाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। यह गोमांस खाने से कहीं ज्यादा कारगर था। राघव ने एक बार फिर सिद्धार्थ के शरीर की जांच की और पाया कि वे सोई हुई कोशिकाएं धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, जो एक बहुत अच्छा संकेत था। साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि जादुई जानवर का मांस सिद्धार्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसा लगता था कि मांस जितना मजबूत होगा, सिद्धार्थ के विकास में उतनी ही मदद मिलेगी। खाने के बाद लिटिल स्नो का पेट गेंद की तरह गोल हो गया था। वह सिद्धार्थ के बगल में रेंग कर गया और खर्राटे लेने लगा। राघव ने भी साधना शुरू कर दी। चूंकि उसके लिए ब्लड कंडेंसेशन तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक और चक्रवात को संघनित कर दिया। सिद्धार्थ के लिए वह एक पल के लिए हिचकिचाया। अपनी पीठ पर माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स लेकर वह शिकार पर जाता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में कभी भी तृप्त नहीं होगा। अगले दिन दोपहर को तेज हवा चली और अपने साथ कुछ आवाजें भी आईं। साधनारत राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह व्यक्ति जिसका वह इंतजार कर रहा था आखिरकार आ ही गया था। एक जंगली बैल जादुई जानवर द्वारा खींची जा रही एक आलीशान गाड़ी धीरे धीरे दक्षिणी दर्रे की घाटी से गुजर रही थी। गाड़ी के चारों ओर एक दर्जन पहरेदार थे। अचानक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के अंदर रुद्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए चिढ़कर पूछा, हम क्यों रुके हैं? रुद्रा के आर्यद्वीप में वापस लौटने के दो कारण थे। न केवल वह फेनिक्स क्राई की तीसरी राजकुमारी के साथ अपनी शादी की तैयारी करना चाहता था, बल्कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने उसे और भी महत्वपूर्ण मामलों की तैयारी करने का आदेश दिया था। यही कारण था कि रुद्रा ने अपने अधीनस्थों को दिन और रात भर जितनी जल्दी हो सके यात्रा करने का आदेश दिया था। उन्होंने दक्षिणी दर्रे की घाटी तक पहुंचने के लिए केवल एक दिन और एक रात का समय लिया था। आधे दिन की यात्रा के बाद वे घाटी से बाहर निकलकर आर्यद्वीप पहुंचेंगे। उड़ने वाले जादुई जानवर पर यात्रा करना बहुत तेज होगा, लेकिन उसके पास जितने लोग थे उसके कारण यह कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उड़ने वाले जादुई जानवर बड़े लक्ष्य थे। अगर वे उड़ने वाले जादुई जानवरों के एक मजबूत समूह से टकरा गए तो वे निश्चित रूप से भागने के मामूली मौके के बिना मर जाएंगे। राजकुमार, कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं, गाड़ी के बाहर खड़े एक गार्ड ने बताया। कौन? रुद्रा चौंका। वे लोग जिनसे आप परिचित हैं। रुद्रा ने भौहें सिकोड़ी और अपनी गाड़ी से उतर गया। यहां घाटी बहुत संकरी थी। अगर उन्हें इस दर्रे से गुजरना था
तो उन्हें उस जंक्शन से गुजरना होगा। लेकिन उस संकरी जगह पर दो आकृतियां शांति से खड़ी थीं। जब उसने देखा कि वे कौन थे तो रुद्रा हंसा और उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। राघव, क्या तुम अलविदा कहने के लिए यहां इंतजार कर रहे हो? रुद्रा ने अपना हाथ हिलाया और उसके सभी गार्ड फैल गए। जल्दी से राघव और सिद्धार्थ के चारों ओर एक आधा घेरा बना लिया। राघव ने रुद्रा को देखा और सिर हिलाया। तुम सही हो। ये देखते हुए कि तुम्हारी यात्रा कितनी कठिन है, मैंने यहाँ एक कदम पहले आने और तुम्हें अपने रास्ते पर भेजने में मदद करने का फैसला किया। मुझे मत बताओ कि तुम दोनों यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हत्या कर सकते हो। रुद्रा ने व्यंग्य किया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हत्या करना सही शब्द है। हम आज कत्लेआम कर रहे हैं। रुद्रा की ओर इशारा करते हुए उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं तुम्हारे साथ अब और कोई अर्थहीन शब्द खेल नहीं खेलूंगा। कमीने, क्या अमोदिता के शरीर में छिपी ऊर्जा तुम्हारी करतूत थी? अमोदिता के अनुभवों की याद दिलाते हुए राघव की हत्या की मंशा बढ़ गई। वर्तमान में अमोदिता अनिवार्य रूप से उसकी महिला के रूप में गिनी जा सकती थी, इसलिए वह ऐसी बात को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। साथ ही अमोदिता के अनुभवों ने उसे अपने अनुभवों की याद दिला दी। अगर उसके शरीर के साथ जो हुआ था वह रुद्रा से संबंधित था तो रुद्रा उसके पीछे के असली व्यक्ति को खोजने का सबसे बड़ा मौका था। रुद्रा के हाव भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है राघव के शब्दों ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुम वाकई बहुत कुछ जानती हो, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। एक मरा हुआ आदमी बिना किसी नुकसान के जितना चाहे उतना जान सकता है। यह जवाब बेहद स्पष्ट था और यह वह नहीं था जिसकी राघव को उम्मीद थी। हालांकि अब वह निश्चित रूप से पुष्टि कर सकता था कि रुद्रा को बहुत सी बातें पता थीं। राघव हंसा। शायद वह आज रुद्रा से उनमें से कई रहस्य सीख पाएगा। राघव, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम एक होशियार आदमी हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत था। फिर भी मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि मैं गलत था। तुम वास्तव में सिर्फ तुम दोनों के साथ मेरी हत्या करने के लिए यहां आने की हिम्मत कैसे कर पाए? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करूं या तुम्हारी मूर्खता पर हंसूं। ऐसा लगता है कि यशवंत को मारने के बाद तुम्हारी भूख वाकई बेशुमार बढ़ गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हो? बादल, क्या तुम हमेशा शिकायत नहीं करते थे कि मैंने तुम्हें अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का मौका नहीं दिया? लो, मौका आ गया है। जाओ उस घमंडी बच्चे का सिर काट दो, रुद्रा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। रुद्रा का आखिरी वाक्य उसके एक गार्ड के लिए था। वह बादल बहुत लंबा और मजबूत था और उसका चेहरा कोयले की तरह काला था। रुद्रा का आदेश सुनकर वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, जिससे उसके सफेद दांत उजागर हो गए जो एक खूनी जानवर की तरह दिखाई दे रहे थे। बादल भी उनके रक्षकों में से एक था जो यशवंत की तरह ही था। वह रुद्रा के गुप्त हथियारों में से एक था। हालांकि यशवंत अंधेरे में रहते हुए भी धूप में था। जो कोई भी रुद्रा को जानता था वह यशवंत के बारे में जानता था, लेकिन किसी को भी इस काले चेहरे वाले गार्ड के बारे में नहीं पता था। चिंता मत करो गुरु, मैं उसे 10 वार से भी कम समय में कुचल सकता हूं। बादल हंसा और आगे बढ़ा। बादल के हाथों में एक लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली, जिससे राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ज्यादातर ब्रॉडस्वॉर्ड सामान्य तलवारों से सिर्फ थोड़ी चौड़ी होती थीं, लगभग 4 अंगुल की चौड़ाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि चौड़ाई बढ़ने के साथ साथ मोटाई भी बढ़नी थी। अंत में एक ब्रॉडस्वॉर्ड सामान्य तलवार से कई गुना भारी होती थी। ज्यादातर साधक जो तलवारों का इस्तेमाल कर सकते थे वे शक्ति के विशेषज्ञ थे, और जहां तक बादल का सवाल है, उसकी तलवार 7 इंच की चौंकाने वाली चौड़ाई तक पहुंच गई थी। 7 इंच चौड़ी और 3 इंच मोटी। इसका वजन निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। तलवार के पहुंचने से पहले ही एक भयानक सीटी बजने वाली आंधी चल चुकी थी। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और वह राघव पर वार कर रही थी। तुम मेरी हो! राघव ने कोई हरकत नहीं की। उसके पीछे चिल्लाया और उसके हाथ में माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स हवा में कट गया। यह एक सीटी बजती सुनहरी रोशनी में बदल गई जो बादल की तलवार से टकराई। चारों तरफ चिंगारियां फैलीं और कान में गड़गड़ाहट पैदा करने वाला विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज से कुछ सुरक्षा कर्मियों के कान के पर्दे फट गए।
उनके कानों से धीरे धीरे खून बहने लगा और वे कुछ भी सुन पाने में असमर्थ हो गए। दोनों पक्ष पीछे हट गए। सिद्धार्थ को स्थिर होने से पहले 3 कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन बादल ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह 10 मीटर पीछे उड़ गया। उसके पैरों के निशान जमीन पर 2 गहरे निशान छोड़ गए। बस उस एक जबरदस्त आदान प्रदान के बाद रुद्रा के सभी आदमी विशालकाय सिद्धार्थ को भय से देखने लगे। जब रुद्रा ने सिद्धार्थ की माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने इसे नीलामी में खरीदा था। यह एक ऐसी चीज थी जिसका वजन 2 टन से ज्यादा था। सिद्धार्थ की कदकाठी और विशाल हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कुल्हाड़ी उसके लिए ही बनाई गई हो। उसके लिए वह बिल्कुल भी भारी नहीं थी। रुद्रा को झटका लगा, लेकिन बादल को और भी ज्यादा झटका लगा। बचपन से ही उसके पास हमेशा एक बहुत बड़ी जन्मजात शक्ति थी। उसके हाथ में मौजूद तलवार का वजन 1 टन से ज्यादा था और युद्ध में इसका इस्तेमाल करके उसके जैसे ही राज्य में बहुत कम लोग थे जो 3 बार भी वार झेल पाते थे। हालांकि यशवंत भी रुद्रा के गुप्त हथियारों में से एक था, फिर भी बादल उसे 10 बार में हराने में सक्षम था, भले ही उसने अपने जानवर रूपांतर का उपयोग किया हो। हालांकि अब उसे एक ऐसे मूर्ख द्वारा पीछे धकेल दिया गया जिसके पास खेती के आधार का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। न केवल वह हैरान था, बल्कि वह क्रोधित भी था। बादल ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर से रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा निकल आया। वह मूल रूप से राघव से लड़ने की योजना बना रहा था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहता था। अपनी ताकत को बचाकर रखना उसकी आदत थी, क्योंकि वह यशवंत के साथ रुद्रा के गुप्त हथियारों में से एक के रूप में बड़ा हुआ था। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति सामने था जो ताकत के मामले में उससे भी आगे निकल सकता था। उसका गुस्सा बढ़ गया। वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को उभरने नहीं देगा। उसके हाथ में तलवार कांपने लगी और अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट होने लगी। इस बार उसकी तलवार से निकली तूफानी हवाएं और भी ज्यादा शोकाकुल लग रही थीं, मानो नरक का यमराज जान की मांग कर रहा हो। इस तरह का कठोर और ठंडा हमला बेहद भयानक था, लेकिन राघव को झटका तो लगा ही, साथ ही उसे राहत भी मिली। बादल एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता था और उसे कौशलपूर्ण तकनीकें पसंद नहीं थीं। हालांकि उसकी शैली सरल थी, लेकिन उसकी मारक क्षमता भी बहुत अच्छी थी। सौभाग्य से इस तरह के हमले को संभालना सिद्धार्थ के लिए सबसे आसान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ को भी कोई कुशल तकनीक समझ में नहीं आती थी। धमाका! वे एक बार फिर भयंकर रूप से टकराए, जिससे पृथ्वी बुरी तरह हिल गई और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें निकलीं, जो चारों ओर फैल गईं। वनस्पतियां सूख गईं और सर्वत्र विनाश हुआ। अगर सिर्फ घास का मुरझाना और धरती का कुचलना होता तो भी ठीक रहता, लेकिन कई पत्थर और छोटी चट्टानें भी थीं जो टूटकर बाहर उड़ गईं। पहले हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गार्ड अब सुन नहीं पा रहे थे। उनमें से एक को उड़ते हुए पत्थर के टुकड़ों में से एक सीधे सिर में गोली लगी। इसके पीछे की भयानक ताकत ने पत्थर को सीधे उसके सिर में घुसा दिया, जिससे उसकी लाश चुपचाप जमीन पर गिर गई। जब बाकी लोगों ने यह देखा तो वे जल्दी से पीछे हट गए। ऐसी लड़ाई बहुत डरावनी थी। बिना यह जाने कि क्या हुआ, इस तरह मरना वाकई बहुत निरर्थक था। एक विशाल तलवार और एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी के लगातार टकराने से विस्फोटक टकराव जारी रहा। हर बार जब वे टकराते तो बेतहाशा चिंगारियां निकलती और धरती भी हिल जाती। सिद्धार्थ को देखकर, जो युद्ध के देवता के वश में लग रहा था, राघव के दिल में थोड़ी उत्तेजना पैदा हो गई। सिद्धार्थ ने आखिरकार अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी।